इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। चैप्टर 281 बचाव दल यहाँ है। टीम लीडर जॉन चैनल पर \उद्धरण चिन्ह कॉपी करें। हमारे यहाँ भूमिगत सीवेज पाइपिंग सिस्टम में 2 लोग हैं। उनके सहकर्मियों ने हमें बताया कि वे कई अन्य लोगों के साथ वहाँ काम कर रहे थे, जब अचानक हवा में सांस लेना लगभग असंभव हो गया। सर, मैंने पहले ही सभी श्रमिकों को स्कैन करके उस क्षेत्र से निकाल दिया है और गैस सेंसर डिटेक्टरों से हमें यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की उच्च विषाक्तता मिली है। खत्म। \उद्धरण चिन्ह कॉपी करें। कृपया प्रतीक्षा करें और हम तुरंत वहां एक टीम भेजेंगे, साथ ही एक एम्बुलेंस भी। खत्म। \उद्धरण चिन्ह व्याख्याता और उनके सहायक ने अपनी वॉकी टॉकी के माध्यम से एक रिपोर्ट वार्तालाप का अनुकरण करते हुए कहा। टीम 8, आप तैयार हैं? \उद्धरण चिन्ह तुरंत लेवी और उनकी टीम रस्सियों और होने से भरे कई बैग लेकर अपने प्रवेश बिंदु की ओर भागी। वे भी पूरी तरह से तैयार थे, इसलिए ये वही थे जो पीड़ित बाद में पहनेंगे। क्लास शुरू होने से पहले उन्हें पता था कि सत्र के लिए कौन क्या करेगा, इसलिए लेवी को पता था कि उनकी 8 की टीम में से 4 अंदर जाएंगे, जबकि अन्य 4 उन्हें भूमिगत पाइपों से बाहर निकालने के प्रभारी होंगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, प्रशिक्षक ने कागज की एक सफ़ेद शीट पर उनके प्रदर्शन को ग्रेड करना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि पाइप और बड़ी इकाइयाँ सभी पारदर्शी प्लास्टिक से बनी थीं, इसलिए हर कोई देख सकता था कि वे बाहर से क्या कर रहे थे। थुन 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 टीम ने जल्दी से तीसरी मंजिल पर सुरंग जैसे छेद पर एक विशाल तिपाई स्टैंड स्थापित किया और जल्दी से इसके चारों ओर कई रस्सियां बांध दीं। मूल रूप से वे इस उपकरण का उपयोग करके पुरुषों को नीचे उतारते थे, साथ ही पीड़ितों को ऊपर खींचते थे। लेवी ने जल्दी से 2 रस्सियों को अपने होने से जोड़ा और छेद के किनारे पर बैठ गया। क्या आप तैयार हैं? \उद्धरण चिन्ह तैयार। \उद्धरण चिन्ह ट्राई। उसकी टीम के 2 साथियों ने एक विशाल रोलर को घुमाना शुरू किया, जो मछली पकड़ने की छड़ पर रखे जाने वाले रोलर्स के समान था, केवल यह एक बास्केटबॉल के समान आकार का था। ट्राई। उसके एक साथी ने रोलर्स से धातु की रस्सी को खोलना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा अपने नंगे हाथों से रस्सियों को पकड़ रहा था ताकि मशीन के टूटने या कुछ और होने की स्थिति में उसे बचाया जा सके। धीरे धीरे लेवी छेद में उतरने लगा। और जैसे ही वह नीचे उतरा, उसकी हृदय गति तेज हो गई और उसने अवचेतन रूप से अपने होनेस पर रस्सियों को कसकर पकड़ लिया। उसकी छाती भारी होकर ऊपर नीचे होने लगी और उसकी सांसें और तेज होती गईं। जब भी वह इतनी ऊंचाई से नीचे उतरने वाला होता तो उसे हमेशा डर का एक पल जरूर आता। आपको पता होना चाहिए कि उसे अभी भी तीसरी मंजिल से पहली मंजिल पर उतारा जा रहा था, इसलिए वह ऊंचाई अकेले ही कई लोगों के लिए बेहद डरावनी थी। लेकिन जैसा कि लैंडन ने कहा था, अग्निशामकों को ऊंचाई की आदत डालनी होगी, क्योंकि चाहे उन्हें पीड़ित के साथ खिड़की से बाहर कूदना पड़े और नीचे एक इन्फ्लेटेबल फ्लोट पर फंसना पड़े या नहीं, झिझक न केवल उन दोनों को मार देगी। इसलिए अग्निशामकों को ऊंचाई के अपने डर पर काबू पाना था, और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो वे हमेशा कोई दूसरा पेशा चुन सकते थे। लेवी ने नीचे देखा और जल्द ही उसके पैर आखिरकार जमीन पर आ गए थे। उसने जल्दी से राहत की सांस ली और जल्दी से अपने होने से रस्सियां हटा दीं, और जल्द ही उन्हीं रस्सियों को वापस खींच लिया गया और उनके अन्य साथियों को नीचे उतारने के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही ब्लैंकेट ड्रैग, जिनका इस्तेमाल बेहोश पीड़ितों को रखने के लिए किया जाएगा। ये सुरंग 2 दिशाओं में विभाजित हो जाती है, इसलिए आप दोनों को आगे जाना चाहिए जबकि हम दूसरी तरफ जाएंगे। \उद्धरण चिन्ह मैं सहमत हूँ। \उद्धरण चिन्ह अलग होने के बाद लेवी और उसके साथी जल्दी से पाइपों के माध्यम से चले गए, जो आकार में भी बदल रहे थे। कुछ क्षेत्रों में ये बड़ा था, लेकिन अन्य में ये काफी कम हो गया था। देखो, वहाँ 2 शव हैं, उसके साथी ने कहा, और उसने 2 प्लास्टिक के डमी की ओर इशारा किया जो कार्यकर्ता की वर्दी पहने हुए थे। चलो जल्दी से अपने अन्य साथियों से संपर्क करें। \उद्धरण चिन्ह ट्रायो अप ये टीम 8 है, निचला दस्ता 2। हमें अभी बाईं सुरंग में 2 शव मिले हैं। ओवर। कॉपी करें। हम यू टर्न लेंगे और वहां आप लोगों से मिलेंगे। ओवर। \उद्धरण चिन्ह एक कंबल ड्रैग दूसरी टीम के पास था, इसलिए वे अभी सिर्फ एक पीड़ित को ही बांध सकते थे, जबकि बाकी के आने का इंतजार कर रहे थे। संक्षेप में, कंबल ड्रैग एक प्लास्टिक कालीन की तरह था जिस पर पट्टियां लगी हुई थीं। जब मरीज को उस पर लिटाया जाता तो वे मरीज को ठीक से सुरक्षित करने के लिए उसे बांध देते। कोई कल्पना कर सकता है कि मरीज कंबल में लिपटे हुए व्यक्ति की तरह दिखते हैं, और जब पतला प्लास्टिक कंबल उन्हें चिकन सैंडविच की तरह लपेट लेता तो उन्हें कई जगहों पर मनोरोग रोगियों की तरह बांध दिया जाता, और पट्टियां ऐसी जगहों पर रखी जाती जहां उनकी सांस लेने में बाधा न आए या उन्हें असहज न करें। जल्द ही दूसरी दिशा में गए अन्य 2 लोग दूसरे कंबल ड्रैग के साथ आ गए, और बहुत जल्दी उन्होंने दूसरे पीड़ित को भी बांध दिया और उन्हें प्लास्टिक कंबल पर लगी रस्सियों का उपयोग करके उनके प्रारंभिक प्रवेश बिंदु की ओर वापस ले गए। मरीज मछली की तरह रील पर चढ़ गए
और बाद में वे भी रील पर चढ़ गए। 18 मिनट बुरा नहीं है, लेकिन आपको और तेज होना चाहिए। अगली बार मैं यही प्रक्रिया अधिकतम 12 मिनट में पूरी करना चाहता हूँ। यहाँ आप सभी ने गलतियाँ की। उद्धरण चिन्ह। सत्र आखिरकार खत्म हो गया और लेवी अपनी अगली कक्षाओं की ओर बढ़ गया। सच में उसे फायर फाइटर बनना बहुत पसंद था। ये हमेशा बहुत रोमांचक और रोमांचकारी होता था और बहुत फायदेमंद भी, लेकिन निश्चित रूप से शुरू में उसे नहीं पता था कि फायर फाइटर क्या करते हैं। हालांकि करीब 2 महीने तक पढ़ाई करने के बाद उसे जल्द ही नौकरी के बारे में जानकारी मिल गई और उसे यह बहुत पसंद आया। सबसे पहले फायर फाइटर मेडिकल कॉल का जवाब देते हैं। ये बात उसे सबसे ज्यादा हैरान करती थी। उसने सोचा कि केवल डॉक्टर ही ऐसा करेंगे, लेकिन कौन सोच सकता था कि यह उसका कर्तव्य भी है। उसने जो अध्ययन किया था उसके अनुसार उन्हें किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान पैरामेडिक्स के साथ मिलकर काम करना था। सीपीआर से लेकर ऑक्सीजन देने, पट्टी बांधने और यहाँ तक कि बच्चे के जन्म में सहायता करने तक उन्हें हर समय मदद करनी थी। तारांकन इसलिए पृथ्वी पर हमेशा घटनास्थल के आसपास अग्निशामक दल और वृद्ध लोगों को देखा जा सकता था, और वे उस स्थान के आसपास खून या खतरनाक विषाक्त तरल पदार्थों को साफ करने के भी प्रभारी थे। इसके अलावा लेवी ने यह भी पता लगा लिया था कि भविष्य में वह वाहन दुर्घटनाओं का भी जवाब देगा। उसे फंसे हुए या घायल पीड़ितों की तुरंत मदद करनी थी, दुर्घटना के आसपास के क्षेत्र की जांच करनी थी कि यह सुरक्षित है या नहीं, और आपातकालीन टीम के साथ भी काम करना था। और फिर वह वाहन के मलबे, टूटे हुए शीशे, खून, गैस आदि को साफ करने का प्रभारी होगा। लेकिन उनकी ड्यूटी यहीं तक सीमित नहीं थी। आग से निपटने से लेकर पानी, जमीन और भूमिगत इलाकों में बचाव कार्य करने तक कोई कह सकता है कि वह हर जगह मौजूद रहते थे। इसलिए चाहे जहरीली गैस की स्थिति में लोगों को बचाना ही क्यों न हो, उन्हें हर हाल में काम करना था। इसलिए उन्होंने गैसों की विषाक्तता का भी अध्ययन किया और इसी तरह की अन्य चीजें भी। और अंत में महीने में एक बार उन्हें और उनकी टीम को बेमाड में सभी व्यावसायिक इमारतों में सभी फायर अलार्म सिस्टम का निरीक्षण करना था। इन सब बातों के साथ उन्हें 3 साल के लिए उन सभी पाठ्यक्रमों की रूपरेखा दी गई थी जिन्हें उन्हें उचित तरीके से स्नातक करने के लिए लेना था। चाहे वह मेडिकल रिस्पॉन्डर का उपयोग करना हो, रसायन विज्ञान हो या भारी पानी की धारा से लोगों को बचाना हो, उन्हें ये सब सीखना था, व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों। लेकिन उसके लिए नौकरी के रोमांच के अलावा नौकरी का सबसे पुरस्कृत हिस्सा वह मुख्य कारण भी था जिसके लिए उसने स्नातक होने में इतनी मेहनत की। लोगों की जान बचाने से उसे बहुत संतुष्टि मिलती थी और रोजाना अपना काम करने पर गर्व होता था। इससे उसे एक हीरो जैसा महसूस होता था। और संक्षेप में यह एक बेमार्डियन फायरफाइटर के रूप में उसका जीवन था। जीना कोस्टल सिटी अर्काडिना। बासी बंदरगाह पर कई लोगों को भीड़ में घुलते मिलते देखा जा सकता था और वर्तमान में घोड़े पर सवार होकर शहर में जा रहे थे। लैंडन ने अपने सामने सड़क की ओर देखा और मुस्कुराया। वह आखिरकार आ गया था। सर पर दौड़ो। एक सुनसान व्यापारी जंगल के रास्ते पर घोड़े पर सवार कई लोग इवोंटी शहर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। तटीय शहर से उनकी यात्रा शुरू हुए 1.5 हफ्ते हो चुके थे और अब वे आखिरकार अपने लक्षित शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे। और दूसरी बार के विपरीत जहां उनकी यात्राएं शांतिपूर्ण थीं, इस बार उन्हें रास्ते में कई डाकुओं का सामना करना पड़ा। लैंडन ने अपने बालों में अपना दाहिना हाथ उठाया और तुरंत उसके ठीक पीछे खड़े लोग रुक गए। 4 मिनट बाद 801 सैनिकों का पूरा समूह अपने कमांडर के आदेश पर जल्दी से अपने घोड़ों से उतर गया। अभी शाम के सिर्फ 5:53 बजे थे, इसलिए उन्होंने शिविर बनाया और अपनी योजनाओं पर फिर से विचार किया। संक्षेप में, चूंकि 801 सैनिक थे, इसलिए 400 भूमिगत शिविरों में महिलाओं को बचाएंगे और बाकी आधे प्रशिक्षण स्थलों पर मौजूद महिलाओं को बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वारंट ऑफिसर बेरी, प्राइवेट नेट, प्राइवेट प्रिसिलिया उनके नाम पुकारते रहे। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि आपके नाम क्यों पुकारे गए हैं। जैसा कि ब्रीफिंग के दौरान आपको दिए गए पत्रों में बताया गया था, सभी 30 या आपको 6 के समूहों में विभाजित किया गया है और उनसे शहर के भीतर पाए जाने वाले भूमिगत शिविरों के लिए सभी 5 निकास बिंदुओं की ओर जाने की उम्मीद है। मैं परिधि की अच्छी तरह से निगरानी करना चाहता हूं और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि प्रत्येक शिफ्ट के दौरान कितने गार्ड हैं। उन्हें सटीक रूप से पहचानने के लिए अपने थर्मल हीट विजन गॉगल्स का उपयोग करें। आप शाम 7 बजे निकलेंगे और अधिकतम रात 10 बजे यहां वापस आएंगे। क्या मैं स्पष्ट हूं? उद्धरण चिन्ह। हाँ कमांडर, 30 के समूह ने उत्तर दिया। बेरी 30 के समूह में से एक था और यह उसका पहला मिशन था। किसी को यह पता होना चाहिए कि भले ही वह योदान के साम्राज्य में एक राजकुमार हुआ करता था, लेकिन उसे उसके पिता ने कभी कोई मिशन नहीं दिया था। सच में, उसके पिता राजा मैकलेन केवल पहले 5 राजकुमारों पर ही विचार करते थे जब आधिकारिक कर्तव्यों की बात आती थी, और 9वें राजकुमार के रूप में उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय शहर चलाने के, जो उसे 15 साल की उम्र में दिया गया था। तो यह उसका पहला आधिकारिक मिशन था।
बेरी सिर से पैर तक झुनझुनी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके पूरे शरीर में उत्साह की लहरें दौड़ रही थीं। उसने खुद को प्रत्याशा से थोड़ा कांपता हुआ महसूस किया, क्योंकि वह लैंडन के हर शब्द को सुन रहा था। बस यही था, यह उसके लिए खुद को सक्षम साबित करने का मौका था। एक सैनिक के रूप में लोगों की रक्षा करने के लिए खुद को बेहतर बनाना, यही वह सब था जिसकी उसे वास्तव में परवाह थी। इसलिए अपनी युद्ध कमजोरियों को जानना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और भले ही उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था, लेकिन वास्तविक जीवन की लड़ाइयों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने इसे खुद को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखा। अच्छा, वारंट ऑफिसर ब्रैक्सटन, प्राइवेट चैंटेल, प्राइवेट अपोलो, फिर से आप में से 23 लोग मेरा अनुसरण करेंगे और प्रशिक्षण स्थल के चारों ओर परिधि और सभी 2 गुप्त निकासों की तलाश करेंगे। आप सभी पहले से ही अपने व्यक्तिगत समूहों को जानते हैं, तो जल्दी से टीम बनाओ और शाम 7 बजे निकलो। याद रखो, अधिकतम रात 10 बजे। मैं सभी के तुरंत वापस आने की उम्मीद करता हूँ। क्या ये समझ में आया? /उद्धरण चिन्ह, हाँ कमांडर, /उद्धरण चिन्ह _ बाकी लोगों के लिए कल रात की योजनाओं पर फिर से विचार करें और हर समय चौकस रहें। शिविर की परिधि की रक्षा करें और सुनिश्चित करें कि किसी को भी यहाँ हमारी उपस्थिति के बारे में पता न चले। समझे? /उद्धरण चिन्ह, हाँ कमांडर, उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया। जैसे ही वे समय बीतने का इंतजार कर रहे थे, लैंडन और अन्य चुने हुए जासूसों ने जल्दी से कई किसान कपड़े निकाले। अपने चेहरे पर भी मिट्टी मली और चून की मिश्रण में महिला सैनिक भी थी, इसलिए महिलाओं के लिए अपनी सुंदरता को छिपाना बेहतर था। कहीं ऐसा न हो कि यह उनके मिशन के आड़े आ जाए। इसलिए उन्होंने खुद को काफी विद्रोही और भयावह बना लिया था, सिर्फ मिशन की सफलता के लिए। खुद को ठीक से छिपाने के बाद वे जल्दी से खरगोश जैसे कई जानवरों का शिकार करने लगे। साथ ही बहुत लोकप्रिय जड़ी बूटियां भी लेने लगे। उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि वे लोगों के साथ घुल मिल सकें, साथ ही अपने दुश्मनों को भी मना सकें। उदाहरण के लिए, गुप्त मार्गों में से एक औषधालय की दवा की दुकान के पास है, इसलिए जो लोग जड़ी बूटियां उठाते थे वे वहां जाते थे और पैसे के लिए अपनी जड़ी बूटियों का व्यापार करने की कोशिश करते थे, जबकि वे गुप्त रूप से इलाके की तलाश करते थे। औषधि विक्रेता आमतौर पर इतने व्यस्त होते थे कि वे यहाँ वहां जड़ी बूटियां ढूंढने नहीं जा पाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी दुकानें सिर्फ संग्रह करने के लिए बनाई। साथ ही वे इन जड़ी बूटियों को दूसरे औषधि विक्रेताओं और चिकित्सकों को भी बेचते थे। फिर से, कुछ अन्य गुप्त निकास कुछ शिकारी संघों के भी करीब थे। वहां शिकारी अपने कौशल को उनके द्वारा प्राप्त शिकार के आधार पर ग्रेड कर सकते थे और F से SSS तक रैंक प्राप्त कर सकते थे। गिल्ड को इन जानवरों की खाल चाहिए थी। कुलीन वर्ग ने हंगोल की खाल से बनी जैकेट पहनने के लिए मोटी रकम चुकाई और यहाँ तक कि उन्हें कालीन और गलीचे के रूप में भी इस्तेमाल किया। गिल्ड ने शिकारियों को तब भी भुगतान किया जब उन्हें कोई ऐसा जानवर मिला जिसकी खाल कीमती थी, कुछ हद तक। और जाहिर है, खरगोश के फर को एक F रैंक कार्य के रूप में देखा जाता था, क्योंकि कुलीन वर्ग इसका इस्तेमाल केवल ठंड के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए अच्छे तकिए के कवर के रूप में करता था। इसलिए चूंकि यह हर जगह था, इसलिए लगभग हर अमीर व्यक्ति के पास ये था, इसलिए इसे बहुत मूल्यवान नहीं माना जाता था। यह एक F रैंक कार्य था। शाम 7 बजे लैंडन और उसके जासूस जल्दी से शहर की ओर चल पड़े। अपने शिविर से उन्हें वहां पहुंचने में पैदल 35 मिनट लगे। शहर के गेट के सामने 12 गार्ड शहर में आने या बाहर जाने वालों को नियंत्रित करने और उन्हें धमकाने में व्यस्त थे। लैंडन और उसके जासूसों का अपमान किया गया था और उन पर थूका गया था। वास्तव में उनमें से कुछ के खरगोश भी गार्डों द्वारा जबरन छीन लिए गए थे। ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं था, बल्कि हर दूसरे किसान के साथ भी था। गार्डों ने उन लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था और शहर में कदम रखने से पहले उन्हें दुल्हन के रूप में एक चीज छोड़नी थी, भले ही वे शहर में रहते हों। इसलिए सभी ने जल्दी से वही किया जो उन्हें बताया गया था। उन्हें गरीब बनने के लिए किसने कहा था? लैंडन की टीम ने सबसे आखिर में जाने का फैसला किया था, क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके आने से पहले सभी जासूस सफलतापूर्वक अंदर चले जाएं। और अब उनमें से ज्यादातर पहले ही अंदर जा चुके थे और सिर्फ 3 टीमें बची थीं। अब तक तो सब ठीक है, उसने सोचा जब उसने अपने आगे के समूहों को देखा। लेकिन अचानक कहीं से एक गार्ड ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम वहां रुको। चैप्टर 283, तुम हो, रुको। /उद्धरण चिन्ह। सभी लोग घबरा गए क्योंकि उन्होंने टेढ़े मेढ़े दांतों वाले गार्ड को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। वह किससे बात कर रहा होगा? गार्ड घमंड से चलता हुआ आगे बढ़ा और आखिरकार लैंडन के बगल में एक खूबसूरत लड़की के सामने रुक गया। जासूसों ने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन लड़की के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक पाए। तुम मेरे साथ आओ। /उद्धरण चिन्ह। भयभीत 13 वर्षीय लड़की वहीं जड़वत खड़ी रही और आखिरकार वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगी, जबकि वह गार्ड के पीछे पीछे ज़ोंबी की तरह चल रही थी। सिस्टम, क्या मैं एक पागल करने वाला मंत्र खरीद सकती हूँ? हाँ होस्ट, लेकिन सिस्टम होस्ट से प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लेगा। तो होस्ट इसे कितने समय तक चलाना चाहता है?
सिस्टम ने बिना किसी भावना के कहा। 1 घंटा। होस्ट, इसके लिए आपको या तो खर्च करना होगा 8 बोनस पॉइंट, 140 टेक्नोलॉजी अंक या 44 विकास अंक। उद्धरण चिन्ह, मेरे बोनस अंक का उपयोग करें। जैसा आप चाहें मेजबान _ बेचारी लड़की, कितनी दयनीय बच्ची है। उसे इसका हक है। इतनी छोटी, फिर भी लोगों को बहकाना जानती है। कई लोगों के विचार लगातार बेकाबू होते रहे जब उन्होंने 13 साल की लड़की को शेर की मांद की ओर जाते देखा। वो सूंघ सूंघ। पीड़िता इस समय जोर जोर से रो रही थी क्योंकि वह जानवर का पीछा करते हुए गार्ड पोस्ट की ओर जा रही थी। लेकिन अचानक गार्ड रुक गया। जो लोग पहले से ही इस दृश्य को देख रहे थे वे भी पूरी तरह से भ्रमित थे। क्या वह रोने के लिए लड़की पर भड़कने वाला था या वह उसे मारने वाला था? सबसे बुरी बात यह थी कि क्या उसने कोई और लड़की देखी जो उसे पसंद थी? यहाँ तक कि अन्य गार्ड भी भ्रमित थे। जिस गार्ड के बारे में बात की जा रही थी वह तेजी से घूमा और उन पर डरावनी मुस्कान बिखेरी। सभी ने जल्दी से अपनी आंखें फेर लीं क्योंकि वे उस आदमी की मुस्कान से सचमुच घबरा गए थे। लेकिन फिर उन्होंने उसकी पागल कर देने वाली हंसी सुनी और उनके चेहरे धीरे धीरे रंग खोने लगे। हा। उद्धरण चिन्ह _ गेट के आसपास के अन्य गार्ड धीरे धीरे अपने दोस्त से दूर चले गए। ये बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं था। हा। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही गार्ड ने एक एक करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और हर कोई पूरी तरह से पागल हो गया। भाई, तुम क्या कर रहे हो? एक गार्ड ने पूछा। बड़े भाई, अब यह मजाक नहीं रहा, तो कृपया रुकें, एक और चिल्लाया। जहां तक गार्ड के सामने खड़ी छोटी लड़की की बात है, वह डर के मारे भीड़ के पीछे की ओर भाग गई। भीड़ से कई बार सांस फूलने की आवाज आ रही थी क्योंकि वे इस बात से पूरी तरह हैरान थे कि गार्ड कितना दुस्साहसी था। क्या उसने सबके सामने ऐसा करने की योजना बनाई थी? जिनके बच्चे थे उन्होंने शर्म से अपनी आंखें ढंक लीं और दूसरे लोगों ने भी ऐसा ही किया क्योंकि उन्हें भी एक नग्न आदमी को देखकर असहज महसूस हो रहा था। कितना शर्मनाक। ला उद्धरण चिन्ह। गार्ड ने धीरे धीरे गाना और गुनगुनाना शुरू कर दिया और उसने जल्दी से अपने कपड़े हवा में पंखे की तरह उछाल दिए। वह उस समय पूरी तरह नंगा था। हा, तुम सब मेरे भाई हो, आओ मुझे गले लगाओ। उद्धरण चिन्ह _ गोफन। सभी पहरेदारों ने अपनी तलवारें खींच ली थीं। भाई, यह अब और मजाक नहीं रहा, एक पहरेदार ने अजीब तरीके से कहा क्योंकि उसने अपने भाई के चेहरे पर सीधे देखने की कोशिश की। लेकिन ये बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके भाई के दूसरे अंग उसे बेचैन कर रहे थे। भाई, कृपया यह पागलपन बंद करो, दूसरे ने कहा। बड़े भाई, अगर तुम और करीब आओगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उद्धरण चिन्ह _ जैसे ही उन्होंने विनती की वे धीरे धीरे दूर चले गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका भाई उनके करीब और करीब आ रहा है और अगले 3 सेकंड में पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया। डन। गार्ड नंगा होकर खुशी खुशी अपने दोस्तों की ओर भागा, जिससे उसके दोस्त तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। ये बच्चों को टैग का खेल खेलते देखने जैसा था। तुम जाओ और उसे पकड़ लो, फिर मैं बाद में शामिल हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम पागल हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं एक नंगे आदमी से कुश्ती लड़ूंगा? तुम मुझे क्या समझते हो? उद्धरण चिन्ह _ जैसे ही पहरेदार इधर उधर भागने लगे, सभी किसान भी डर के मारे शहर में भाग गए। उनमें से कुछ ने कसम खाई कि वे कभी भी इन विकृत शूरवीरों के करीब नहीं रहेंगे या उनकी नजर में नहीं आएंगे। छोटी लड़की के लिए वह बस खुश थी कि वह बच गई थी। क्या वह फिर कभी अकेले बाहर निकलेगी? बहुत कम संभावना है। लैंडन ने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया कि यह पागलपन मंत्र कितना प्रभावी था। पहरेदार ने नृत्य किया, मिट्टी खाए, अपने दोस्तों का खुशी खुशी पीछा किया। और कौन जानता है कि अगले 55 मिनट में वह और क्या करेगा। शहर में कदम रखते ही सभी टीमें तुरंत अलग हो गईं और अपने अपने रास्ते पर चली गईं। उन्होंने बिल्कुल अजनबी की तरह व्यवहार किया। कोई आंख से आंख नहीं मिलाई, कोई हाथ का इशारा नहीं किया, कुछ भी नहीं। अब उनके काम पर लगने का समय आ गया था। लैंडन और उनकी टीम शहर के भीतर 42 मिनट तक पैदल चली, अपने लक्षित क्षेत्र में पहुंचने से पहले, और बहुत जल्दी वे शहर के एक झाड़ीदार क्षेत्र में चले गए। संक्षेप में, ये जगह एक पार्क जैसी थी क्योंकि इसमें कोई जंगली जानवर नहीं था। लेकिन ये पार्क जितना समतल और साफ नहीं था, यह अभी भी एक जंगल जैसा था जिसमें कई पेड़ एक साथ लगे हुए थे। साथ ही कुछ नदियां भी थीं जो उस जगह से होकर बहती थीं। वे कई लोहे की बाल्टियों के साथ जंगल के पार्क जैसे क्षेत्र में चले गए जिन्हें उन्होंने अभी अभी बाजार से खरीदा था। जो कोई भी उन्हें देखता उसे तुरंत लगता कि वे पानी लाने के लिए नदियों की ओर जा रहे हैं। और जब वे अच्छी तरह से छिप गए तो उन्होंने जल्दी से अपने थर्मल सेंसर वाले चश्मे निकाल लिए। खैर, उनमें से कुछ ने अपनी पीठ पर चश्मा बांध रखा था, मानो वे किसी बच्चे की पीठ पर सवार हों, जबकि अन्य ने उन्हें अपनी कमर पर बांध रखा था।
इस मिशन के लिए वे सभी बहुत बड़े किसान कपड़े लेकर आए थे, सिर्फ इसी कारण से। अत्यंत गरीब किसानों के लिए इतने बड़े कपड़े पहनना असामान्य नहीं था, इसलिए वे भीड़ में अच्छी तरह घुल मिल गए, और इतने ढीले कपड़ों में कोई नहीं बता सकता था कि उन्होंने नीचे कुछ पैक किया हुआ है। भाई, लकड़ी के बर्तन में 3 छोटे पक्षी हैं, सैनिकों में से एक ने कहा। ओह, मुझे वह कहानी पसंद है, लेकिन उन 4 छोटे भालुओं की कहानी के बारे में क्या जो पश्चिम में 10 पेड़ पीछे रह गए। उद्धरण चिन्ह। हाँ भाई, वह सबसे अच्छी है। उद्धरण चिन्ह अंडरस्कोर। भले ही उनके आसपास कोई न हो, फिर भी उन्हें हर समय कोड में बात करनी पड़ती थी। समय बीतता गया और जल्द ही रात के 10 बज गए। वापस जाने और तैयारी करने का समय आ गया, क्योंकि आज रात ये सच में होने वाला है। शो है। रात की हवा पेड़ों और झाड़ियों से टकराती हुई धीरे धीरे सुनाई दे रही थी, और रात के अंधेरे में कई लोग चुपके से रसीले प्राचीन जंगल से गुजर रहे थे। जल्द ही सभी लोग रुक गए, और संधि के नेता ने उन्हें शहर के द्वार से बाईं ओर जाने का संकेत दिया। बेशक इस तरह के मिशन के लिए कोई रास्ता नहीं था कि वे सामने के द्वार से गुजर सकें, इसलिए उन्होंने शहर की एक दीवार के साथ एक मानव सीढ़ी बनाने का फैसला किया था। आपको पता होना चाहिए कि शहर के चारों ओर 33 से अधिक दीवारें थीं, और इनमें से कुछ दीवारें 5 मीटर जितनी चौड़ी थीं, जबकि अन्य 100 मीटर चौड़ी थीं। सार में संपत्ति आयताकार नहीं थी, और इसमें कई मोड़ और किनारे थे, इसलिए कई दीवारें थीं। वैसे भी जिस दीवार पर उन्होंने भरोसा करने का फैसला किया था, वह ऐसी दीवार थी जिसकी रक्षा कोई भी शूरवीर नहीं करना चाहता था, और यह सब इस तथ्य के कारण था कि दीवार के पीछे के क्षेत्र में गंदगी थी। तो संक्षेप में, दीवार के पीछे गंदगी के 12 से अधिक गहरे गड्ढे थे। लैंडन और उसके आदमियों ने पैदल यात्रा की, पेड़ों पर चढ़े, और यहां तक कि दीवार तक पहुंचने से पहले 43 मिनट तक बिना किसी पहचान के रेंगते हुए आगे बढ़े। जल्द ही उनमें से कुछ ने एक मानव सीढ़ी बनाई, जबकि अन्य ने इसके बजाय बाहर की ओर देखा। चिन 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 बहुत तेजी से कई लोग दीवार के सामने जल्दी से लाइन में खड़े हो गए, जबकि अन्य उनके ऊपर चढ़ गए। वे इस बिंदु पर बिल्कुल पिरामिड की तरह दिख रहे थे। नीचे 4 पंक्तियां, उन पंक्तियों के ऊपर 3 पंक्तियां, अगली पंक्ति पर 2 पंक्तियां और फिर एक पंक्ति। और जब पहला समूह शीर्ष पर पहुंचा तो उन्होंने जल्दी से रस्सी का एक छोर अपनी कमर से बांध लिया और दूसरा छोर अपने साथियों को भेज दिया। वर्तमान में शीर्ष पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक पिरामिड स्तर पर कम से कम 2 सैनिक रस्सी को कसकर पकड़ते हैं। बेरी ने रस्सी को अपनी कमर के चारों ओर मजबूती से बांधा और जल्दी से रस्सी के दूसरे छोर को अपने साथियों को भेज दिया। और जब वे रस्सी को सुरक्षित करने के लिए इंतजार कर रहे थे, तो उसने जल्दी से दीवार के दूसरी तरफ देखा, बस अगर कोई गार्ड आसपास हो। सब ठीक है, उसने सोचा। जल्द ही सैनिकों में से एक ने पुष्टि की कि उसकी रस्सी सुरक्षित है, और 1 सेकंड भी नहीं बीता, वह चला गया। वास्तव में शीर्ष पर मौजूद सभी लोग एक झटके में उड़ गए। उन्होंने अपने पैर दीवारों पर टिका दिए, जैसे मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज ने किया था, लेकिन एक एक कदम नीचे कूदने के बजाय वे तेजी से नीचे की ओर चले गए, क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ के लोगों ने धीरे धीरे रस्सियों को नीचे उतारा। अनिवार्य रूप से जैसे जैसे वे नीचे उतरे, पिरामिड के सभी 4 स्तरों पर मौजूद लोगों ने धीरे धीरे रस्सियों को ऊपर की ओर उठाया, और जल्द ही पिरामिड की चौथी मंजिल पर मौजूद लोगों के पास उठाने के लिए कोई रस्सी नहीं बची, और बाद में तीसरी और दूसरी मंजिल पर मौजूद लोगों ने भी ऐसा ही किया। बेरी और 30 से ज्यादा लोग एक ही समय में जल्दी से फर्श पर उतरे और रस्सी को खोला, साथ ही अपनी कमर के चारों ओर रस्सियों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने तुरंत दीवार के सामने एक और मानव सीढ़ी बनाई, और 15 मिनट बाद सभी 800 लोग सुरक्षित रूप से एवोंटी शहर में प्रवेश कर गए। कहने की जरूरत नहीं है, इस बिंदु पर सभी लोग कई समूहों में बंट गए और अपने लक्षित गुप्त क्षेत्रों की ओर भागे। 1:28 बजे लैंडन और 200 अन्य लोग चुपके से प्रशिक्षण स्थल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए थे। अभी पकड़े गए गुलाम लड़के सो रहे थे, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठना था और पूरे दिन प्रशिक्षण लेना था। इन लड़कों के लिए नींद और भोजन ही सब कुछ था। पूरा एस्टेट एक किले की तरह था, जिसमें कई पहरेदारों के साथ बड़ी दीवारें थीं। ये दृढ़ दीवारें सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये गुलाम एस्टेट से भागने का सपना न देखें। एस्टेट के सामने के प्रवेश द्वार पर गश्त कर रहे 40 दुश्मन गार्ड ड्यूटी पर थे, और सामने की दीवार के ऊपर कितने तीरंदाज खड़े थे, सटीक तौर पर 150। किसी को संख्याओं से मूर्ख नहीं बनना चाहिए। बेशक बाहर कुछ ही लोग थे, लेकिन किले के अंदर कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा लोग थे। आमतौर पर कई लोगों के लिए अंदर घुसना मुश्किल होता, लेकिन लैंडन और उसके आदमियों के लिए इतना नहीं। उनके पास तकनीक थी, और सौभाग्य से ये किला शहर के भीतर प्रतिबंधित और सुनसान इलाकों में से एक में स्थित था। ये नोपलाइन की सेना के रिजर्व में से एक था, इसलिए निश्चित रूप से यह जिज्ञासु नागरिकों से दूर होगा। गेट पर गश्त कर रहे उन 150 पहरेदारों को देखकर लैंडन ने अपने बगल में खड़े लोगों को कई हाथ के इशारे किए।
और उन्होंने बदले में संदेश भेजा। ऊपर बाएं से दाएं, आखिरी 50, नीचे बाएं से दाएं। अनुवाद, बाएं छोर पर मौजूद आखिरी व्यक्ति को भी निकटतम बाएं छोर पर मौजूद दुश्मन को गोली मार देनी चाहिए। इस तरह हर किसी के पास एक लक्ष्य होगा। जहां तक बचे हुए आखिरी 50 सैनिकों की बात है, उन्हें नीचे पहरा दे रहे उन 40 शूरवीरों को गोली मारनी थी। संदेश प्राप्त हुआ। हर किसी ने कई वाइल्स निकाले और जल्दी से अपनी बंदूकें लोड की। थुप थुप थुप। शहर की दीवारों पर खड़े, या यूं कहें तिरछे, कई पहरेदार थे जो या तो झुककर खर्राटे ले रहे थे या एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। पिछले परिदृश्यों की तरह इस एस्टेट पर पिछले 12 वर्षों से कभी हमला नहीं हुआ था, और उनके दिमाग में नोपलाइन पर हमला करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। इसलिए वे ड्यूटी पर रहते हुए भी ढीले और स्वतंत्र हो गए। उनके लिए अधिकांश काम उन हजारों लोगों द्वारा किया जाता था जो एस्टेट के अंदर उन गुलामों की रखवाली कर रहे थे। इसलिए उनके दिमाग में उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी। हा, मैंने सुना है कि सोलोमन ने फिर से एक और गुलाम को दाग दिया। उद्धरण चिन्ह, उनके साथ ऐसा ही हुआ। किसने उन्हें आलसी बनने के लिए कहा? उद्धरण चिन्ह, ये सही है। रोजाना प्रशिक्षण लेना कितना मुश्किल हो सकता है। उद्धरण चिन्ह, हे, यह मत भूलिए कि उन्हें हमारे विपरीत रोजाना खतरनाक जानवरों से लड़ना पड़ता है। कल ही लुइस ने कहा था कि इस हफ्ते अकेले उन खूंखार शैतानों से लड़ते हुए उनमें से 400 की मौत हो गई। उद्धरण चिन्ह, लेकिन तो क्या, किसने उन्हें गुलाम बनने के लिए कहा? अगर वे किसी को दोष देना चाहते हैं तो वे केवल अपने दुखी माता पिता को दोष दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह _ गार्डों ने सार संक्षेप में कहना जारी रखा, और जल्द ही वे सभी अजीब महसूस करने लगे, या यूं कहें नींद आ गई। चैप्टर 285। उन्हें ट्रैंक्विलाइजर दिए गए थे और दवा की खुराक इतनी ज्यादा थी कि वे अधिकतम 4 मिनट के बाद सो गए। थुप थुप थुप। जेरी को अपनी गर्दन पर हल्का सा चुभन महसूस हुआ और अचानक उसका पूरा शरीर भारी और थका हुआ महसूस हुआ। वह भगवान जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगा और जल्द ही उसकी दृष्टि भी धुंधली हो गई। जैसे जैसे नींद धीरे धीरे आने लगी, उसे लगा कि उसका दिमाग सुन्न हो गया है, क्योंकि उसके लिए कोई भी वाक्य बोलना बहुत मुश्किल हो गया था। ये बहुत अजीब था। वह बड़बड़ाते हुए कराह उठा, ये किस तरह का परेशान करने वाला मच्छर है। इससे पहले उसे अपनी गर्दन पर हल्का लेकिन तेज झुंझुनी महसूस हुई थी, तो उसने मान लिया था कि यह मच्छर है। उसने अपना दाहिना हाथ कांटे वाले स्थान पर रखने की कोशिश की ताकि उस मच्छर को दूर भगा सके, लेकिन निश्चित रूप से उसने अपनी थकान को पूरी तरह से कम करके आंका था, क्योंकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसकी बाहें बिल्कुल भी नहीं उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग और उनके बीच कोई संबंध ही नहीं था। धिक्कार है, मच्छर को अपनी मर्जी से काम करने दिया। लेकिन निश्चित रूप से कुछ गार्डों ने जल्दी से अपनी गर्दन और शरीर के अन्य अंगों को छुआ और उन काटे गए स्थानों पर बहुत छोटी अजीब सी जरूरत जैसी वस्तुएं पाईं। और भले ही उन्हें अपने दिमाग में संकट की भावना महसूस हुई हो, लेकिन उनकी आंखें, मुंह और शरीर ने मामले की रिपोर्ट करना छोड़ दिया था। संक्षेप में, खुराक इतनी मजबूत थी कि अब वे बस सोने के बारे में सोच सकते थे। चलो बाद में बात करते हैं, मैं अभी बहुत थक गया हूं, एक गार्ड ने कहा और जल्दी से अपना चेहरा दीवार के किनारे पर टिका दिया। इस समय उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वह गलती से सो सकता है और खुद को दीवार से धक्का दे सकता है, सीधे अपने विनाश की ओर गिर सकता है। मैं भी। खर्राटे _ पीड़ितों में से कुछ जोर से खर्राटे ले रहे थे जबकि अन्य चुपचाप सो रहे थे। दूसरी दीवारों पर खड़े लोगों ने यह देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, क्योंकि उनमें से कुछ ने सामने खड़े लोगों को यह कहते हुए सुना कि वे बहुत थक गए हैं और इसी तरह की बातें। तो सब कुछ अनदेखा हो गया। आखिरकार नोपलाइन के शिविर में काम के दौरान उनके लिए सोना कोई अजीब बात नहीं थी। हा, उनकी तरफ देखो, आज उन्होंने ऐसा क्या किया कि वे इतने थक गए। उद्धरण चिन्ह, मेरी समझ से परे है। मुझे तो बस इतना पता है कि उनमें से कुछ के खर्राटों से पूरा गांव जाग सकता है। उद्धरण चिन्ह, खर्राटे _ पुरुषों के खर्राटों की आवाज ने इस बात की पुष्टि की कि वे ठीक थे, और दूसरी दीवारों पर खड़े लोगों ने अपने सिर हिलाए, जबकि अन्य लोगों ने भी जागते रहने की पूरी कोशिश की। कोई कह सकता है कि नींद एक अवचेतन संक्रामक बीमारी है। कभी कभी किसी को सिर्फ इसलिए नींद आ सकती है क्योंकि दूसरे लोग भी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। 5 मिनट बाद लैंडन और उनकी टीम ने आखिरकार आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले अपने थर्मल गॉगल्स पहने और गेट को देखा। अगर वे सीधे वहां चले जाते तो क्या कोई उन्हें देख पाता? अगर वे चश्मे से किसी की गर्मी की रीडिंग देख सकते थे तो इसका मतलब है कि संबंधित व्यक्ति इस अंधेरे में उन्हें देख सकता है। नहीं, सब कुछ साफ था। उनके चश्मे पर कुछ भी नहीं आया, सिवाय उन लोगों के जो गहरी नींद में थे। लैंडन ने फिर से कई अन्य इशारे किए और जल्द ही 120 सैनिक तेजी से आगे की ओर बढ़ गए।
वे चुपके से नीचे 39 नींद में डूबे हुए गार्डों को ले गए और तुरंत उन्हें वापस वहीं ले आए जहां वे छिपे हुए थे। और 5 मिनट बाद सभी 40 गार्ड पूरी तरह से नग्न थे, उनका मुंह बंद था और वे कई पेड़ों से बंधे हुए थे। जल्द ही भेष बदले हुए 40 सैनिक फिर से सामने के गेट पर वापस चले गए और लैंडन उनमें से एक था। सामने के गेट पर गार्डों के समूह को देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि वे धोखेबाज थे। और चूंकि गार्ड की शिफ्ट आमतौर पर शाम 6 बजे खत्म हो जाती थी और उम्मीद है कि तब तक किसी को उनकी पहचान के बारे में पता नहीं चलेगा। कोई इसे कैसे भी देखे, भले ही उनके पास हजारों लोगों को मार गिराने के लिए हथियार थे। आखिरकार किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे अपने दुश्मनों की तुलना में संख्या में अभी भी छोटे थे, इसलिए भले ही उनके पास अन्य टीमें थीं जो पिछले प्रवेश द्वारों से एस्टेट में घुसने की कोशिश कर रही थीं। एक गलत कदम और बस, इसलिए रणनीति हमेशा जरूरी थी। लैंडन ने सभी को तैयार होने का संकेत दिया और जल्द ही वह, प्राइवेट एडम, प्राइवेट वोनबी और 5 अन्य जल्दी से एस्टेट में चले गए। अब उनके लिए अपना काम करने का समय आ गया था। बूम बूम बूम, किले में प्रवेश करते हुए एडम का दिल प्रत्याशा, भय और उत्साह से धड़क रहा था। वह गुप्तचर था, अरे यह अच्छा लग रहा था। जब से उसने बेमार की नई किताबों में से एक, जिसका शीर्षक जेम्स बॉन्ड 007 है, पढ़ी थी, एडम को लगा था कि गुप्तचर होना अब तक की सबसे अच्छी बात होगी। उसके दिमाग में दुश्मन हमेशा कड़ी सुरक्षा, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और मारने में कठिन होगा, और यही इस मिशन के बारे में उसकी कल्पना थी। लेकिन किले में प्रवेश करने के बाद निराशा उसकी वर्तमान भावनाओं को भी बयां नहीं कर सकती थी। वे क्या कर रहे थे? दुश्मन के लोग अलाव के चारों ओर बैठे थे, शराब पी रहे थे, मजाक कर रहे थे और इसी तरह। ऐसा लग रहा था कि उन्हें वाकई विश्वास था कि कोई भी उनके मालिक के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। एडम ने उन्हें देखा और वास्तव में महसूस किया कि वे हमला किए जाने के लायक हैं। ऐसे खलनायकों से मिलने का क्या हुआ जो हर चीज की छानबीन करते हैं। हा, और इसी तरह मैंने उत्तर के पुराने मैथियस को मार डाला। तुम झूठे हो, तुम पुराने मैथी को मार दोगे। कृपया उद्धरण चिन्ह। मैंने किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुमने ठीक किया। उद्धरण चिन्ह। देखा, कोई ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई जानता है। उद्धरण चिन्ह। तुमने यह अपने सपनों में किया। उद्धरण चिन्ह। हा, उद्धरण चिन्ह _। वास्तविकता बहुत निराशाजनक है, एडम ने इन बड़बड़ाते हुए लोगों की बातें सुनते हुए सोचा। जल्द ही सभी 8 लोग जो अभी अभी एस्टेट में दाखिल हुए थे, जल्दी से बाईं और दाईं दीवारों के साथ अलग अलग स्थानों पर फैल गए। बेशक वे दीवारों से भी थोड़ी दूरी पर खड़े थे, क्योंकि वे आगे जो करना चाहते थे वह निश्चित रूप से एक बुरा काम पीछे छोड़ जाएगा। एस्टेट में आते समय उनका मुख्य ध्यान हमेशा तीरंदाजों पर रहता था। अगर दूसरे लोग दौड़कर अंदर आते तो वे उन्हें गोली मार देते। तो सबसे पहले उनके पिछवाड़े पर ग्रेनेड फेंकने का समय आ गया था। ऊंची चौड़ी दीवारों से थोड़ी दूरी पर खड़े हर अंडरकवर सैनिक ने अपने हाथों में ग्रेनेड को कसकर पकड़ रखा था। कुल मिलाकर उनके अंदरूनी वस्त्रों में 11 ग्रेनेड थे और उनके हाथों में 1 ग्रेनेड था। लेकिन वास्तव में वह अपनी टीम को कई संदेश दे रहा था। खर्राटे। हा, पूरी जगह जीवंतता से भर गई थी, क्योंकि दुश्मन सो रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, खा रहे थे और एक दूसरे के साथ खुशी से कुश्ती कर रहे थे। अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई और दीवारों से कई तेज आवाजें सुनी जा सकती थी। उसके बाद तीरंदाजों की चीखें सुनाई दी। बूम _ पीड़ा ये बताने के लिए पर्याप्त है कि दीवारों पर बैठे लोग किस तरह के दर्द का सामना कर रहे थे। दर्द उनकी आंतों में धड़क रहा था, जैसे एक गहरी और रीढ़ को कंपा देने वाली भावना पूरी तरह से उन पर छा गई हो। उनमें से कुछ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके अंगों को सचमुच किसी के हाथों से हिंसक रूप से निचोड़ा जा रहा हो, जबकि अन्य लोग तुरंत बेहोश हो गए या सीधे प्रहार या झटके से मर गए। नीचे दीवारों से कई पैर, हाथ और शरीर के अंग गिरते हुए देखे जा सकते थे। दीवारों के चारों ओर धुएं का एक घना बादल छा गया और जल्द ही जमीन पर मौजूद सभी शूरवीर सतर्क हो गए। लेकिन धुआं इतना घना था कि किसी ने भी शरीर के अंगों को दीवारों के चारों ओर उड़ते हुए नहीं देखा। उन्हें बस लगा कि कई वस्तुओं ने उन्हें जोर से मारा है। उठो, हम पर हमला हो रहा है। उद्धरण चिन्ह _ कई शूरवीर उन लोगों को हिलाने लगे जो अभी भी सो रहे थे, जबकि अन्य जल्दी से दीवार की ओर भागे कि क्या हो रहा है। पूरी जगह पूरी तरह से अराजकता और भ्रम की स्थिति में डूब गई थी। हर कोई अपनी तलवारों के साथ बाएं और दाएं भाग रहा था, जबकि अन्य अपने मालिक को बताने के लिए एस्टेट में भाग रहे थे। और अनिश्चितता और अनिर्णय के उन क्षणों में एस्टेट के बाहर अन्य सैनिक सभी चुपके से एक साथ अंदर चले गए। इससे पहले एक आदमी ने गेट की ओर ग्रेनेड फेंका था, जिससे धुएं का एक बड़ा घना बादल बन गया था और बाहर के लोगों ने इसका फायदा उठाया था।
वे अंदर घुस गए थे, जमीन पर गिर गए थे, रेंगते हुए, और किनारों पर खंभों पर लुढ़क गए थे। एस्टेट पूरी तरह से बाढ़ से घिरा हुआ था। सामने का क्षेत्र एक बड़ा आंगन था। दीवारों के लिए कोई इसे एक घर की तरह कल्पना कर सकता है जो आयताकार बना हुआ है, जिसके केंद्र में कई खाली आंगन हैं। तो संक्षेप में, दीवारों के चारों ओर आपको कई नक्काशीदार दरवाजे और खंभे मिलेंगे, सभी द्वारों, दीवारों और आंतरिक आंगनों के चारों ओर। और लैंडन ने सैनिकों को जो नक्शा दिया था उससे पता चलता है कि अगर वे कुछ और कदम उठाते तो वे इन खुले आंगन के दरवाजों में से एक तक पहुंच सकते थे। जब लैंडन और अन्य 7 सैनिकों ने रणनीतिक रूप से कई अन्य स्थानों पर बमबारी की, बाकी सैनिक जल्दी से सामने की दीवार की इमारत में चले गए और जल्दी से वहां के एक कमरे की ओर बढ़ गए। उनकी योजना सरल थी। जो लोग पहले से ही दुश्मन की तरह कपड़े पहने हुए थे, उन्हें दूसरों को कमरे में फुसलाना था, उनके कपड़े लेने थे और जिनके पास नहीं थे उन्हें दे देना था। लैंडन ने उन्हें इस कार्य के लिए अधिकतम 15 मिनट दिए थे। और जब ये सब अराजकता चल रही थी, दुश्मन शूरवीरों ने एक पंक्ति में खड़े होने और दुश्मन के आगे बढ़ने का इंतजार करने का फैसला किया। वे देखना चाहते थे कि कौन इतना साहसी है कि अपने मालिक की संपत्ति पर हमला कर सके। पुरुष, ये बर्फ का पाउडर है। उद्धरण चिन्ह, दुश्मन के पास बर्फ का पाउडर है। उद्धरण चिन्ह, क्या ये हास्यास्पद रूप से महंगा नहीं है? उद्धरण चिन्ह, दुश्मन के तीरंदाजों के पास बर्फ का पाउडर था। अपनी ढाल ऊपर उठाओ और सावधान रहो। उद्धरण चिन्ह दिन। अधिक शूरवीरों ने जल्दी से आंगन के भीतर अपनी संरचनाएं बनाई और अब उनके पास संरचना पर 2000 से अधिक गार्ड थे। कोई भी इस परिदृश्य को परफेक्ट कह सकता है, बेशक लैंडन के लिए। इस बिंदु पर कई लोग शहर की दीवारों के ऊपर जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये दुश्मन केवल वहां मौजूद लोगों पर हमला कर रहा है, और निश्चित रूप से उनके पास बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दीवारें और यहां तक कि सामने का गेट भी धुएं से भर गया था। कोई भी अंधाधुंध तरीके से बाहर नहीं जाना चाहता था और ऐसे ही मरना चाहता था। पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें, लेकिन वे क्या करते पता नहीं था। ये सब लैंडन की उम्मीदों के अनुसार था। फिलहाल बाकी सैनिकों ने सफलतापूर्वक अपना भेष बदल लिया था और अब वे मुख्य द्वार वाले कमरे की ओर बढ़ रहे थे। इस कमरे में एक रोलिंग मैकेनिज्म था जो विशाल 4 मीटर लोहे के गेट को हमेशा के लिए बंद कर सकता था या इसे पूरी तरह से खोल सकता था। बैम 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 बैम, भाई खोलो, दुश्मन चारों ओर है। उद्धरण चिन्ह, प्राइवेट गैवन चिल्लाया क्योंकि वह लगातार जोर से दरवाजा पीट रहा था। जल्द ही एक गार्ड ने दरवाजा खोला और जल्दी से वापस अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ढूंढ रहा था। धमाका, मैंने अपनी ढाल कहाँ रखी थी? तुम वहां हो, बस वहां खड़े मत रहो, मुझे इसे खोजने में मदद करो। हम युद्ध में हैं, भगवान धिक्कार है। उद्धरण चिन्ह कमरे के अंदर गैवन और दरवाजे पर खड़े कुछ अन्य लोग, कई धूल भरी गाड़ियां, साथ ही कई खाली शराब के बैरल, सड़े हुए सेब और खाने का ढेर, 4 कुर्सियां और 2 डेस्क देख सकते थे। जगह से बहुत बदबू आ रही थी और शराब की बदबू आ रही थी, साथ ही उस गार्ड के अलावा जिसने अभी अभी दरवाजा खोला था। गैवन को 3 और गार्ड भी दिखाई दे रहे थे। उनमें से 16 लोग कमरे में गए और ढालों की तलाश करने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही वे उन लोगों के करीब पहुंचे, उन्होंने तुरंत उन पर हमला कर दिया, उनके मुंह बंद कर दिए और उन्हें तेजी से चाकू मार दिया। उद्धरण चिन्ह, पुरुषों ने बुदबुदाया और मुक्त होने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उन्हें लगा कि हर गुजरते सेकंड में उनकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। उनकी आंखें लाल और क्रोध से भरी हुई थीं, जैसे वे पानी से बाहर निकली मछलियों की तरह कांप रहे हों। लेकिन बेशक चाहे वे कुछ भी करें, वे अपने सामने के लोगों से कभी मुक्त नहीं हो सकते थे, और जल्द ही उनका संघर्ष कमजोर होता गया, जब तक कि उनके शरीर ने आखिरकार दम तोड़ दिया। वे सभी मर चुके थे, उनके दिलों में नफरत और बहुत पछतावा था। गैवन और पुरुषों ने जल्दी से अपने बेजान शरीरों को कई बड़े बक्सों के पीछे छिपा दिया और तेजी से गेट को नीचे कर दिया, और बेशक इसे नीचे करने के बाद उन्होंने गेट कंट्रोल रूम पर बमबारी की, साथ ही उसी मंजिल पर दूसरे कमरों पर भी, और भाग गए। क्या आप जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है? आंगन में कतार में खड़े एक गार्ड ने पूछा। नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके तीरंदाज बहुत कुशल हैं। उद्धरण चिन्ह हजारों सैनिक दुश्मन के हमले की आशंका में नीचे तैयार खड़े थे, लेकिन अचानक उन्हें ऊपर से तेज बहरा करने वाली आवाजों का एक और सेट सुनाई दिया। श्वाह बम। आखिर क्या हो रहा था? चैप्टर 287। यह इतनी तेजी से हुआ कि उनमें से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाया। संक्षेप में, गेट को धीरे से नीचे नहीं किया गया, बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से गिरने दिया गया। एक जोरदार बाम ध्वनि के साथ सभी पूरी तरह से पीछे हट गए, और जल्द ही डर धीरे धीरे उनके दिमाग में घुस गया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बाल एक एक करके खड़े हो गए। क्या उनके आदमियों ने डर के कारण गेट बंद कर दिए थे?
आखिर दुश्मन के पास कितने आदमी थे जो गेट रूम में गार्डों से इतनी बड़ी प्रतिक्रिया पैदा कर सके? क्या दुश्मन वाकई इतना शक्तिशाली था? धिक्कार है। डॉट बूम बूम बूम। फॉर्मेशन में शूरवीरों ने थोड़ा धीरे से पीछे हटना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मौत करीब है। विस्फोट ने न केवल उन्हें बहरा कर दिया, बल्कि उनके दिलों को भी आक्रामक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके शरीर भय से कांप रहे हैं। डॉट ग्रेनेड का एक ही उद्देश्य था, और वह था हत्या करना। इसका हर पहलू उसी एक लक्ष्य के लिए डिजाइन किया गया था। चाहे वह ट्रिगर पिन सिस्टम हो या विस्फोटक कारक, हर चीज किसी को डर से पंगु बना सकती थी। डॉट शूरवीरों की भावनाएं अराजकता के कई चरणों से गुजरी, और जल्द ही उनमें से कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मैं मरना नहीं चाहता। / उद्धरण चिन्ह। मैंने सिर्फ इसलिए साइन अप किया क्योंकि मुझे लगा कि हम कभी भी सच में नहीं लड़ेंगे। / उद्धरण चिन्ह। मैं अभी भी बहुत छोटा हूं, तो मैं अब कैसे मर सकता हूं? / उद्धरण चिन्ह _ पुरुषों में भय कांप रहा था और वे जोर से अपने पछतावे को बुदबुदा रहे थे। लेकिन अचानक कई अन्य तेज गड़गड़ाहट की आवाजें फिर से उनके कानों में गूंज उठीं। डॉट बूम बूम बूम। / उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि लगभग उसी समय 6 से ज्यादा तेज बैंड बज चुके थे, और जल्द ही उनके ऊपर की इमारत जैसी दीवार ढहने लगी। डॉट तो वह है क्या है? समुद्र में एक भयंकर लहर की तरह सामने की दीवार एक साथ ढह गई। डॉट इससे पहले सैनिकों ने गेट रूम पर बमबारी की थी, जो दीवार वाली इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित था। साथ ही उस मंजिल पर अन्य कमरों पर भी बमबारी की थी। तो एक तूफान की तरह यह एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। डॉट जैसे ही उन कमरों की नींव पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, उसके ऊपर की चौथी और पांचवी मंजिल भी ढह गई, और पूरे पत्थर के ढांचे और बाकी सब का वजन नीचे दूसरी मंजिल पर आ गया, जो बदले में भूतल पर गिर गया। इसलिए जब तक धूल जमी, पत्थरों का ढेर कम से कम 3 मंजिल ऊंचा हो गया था। डॉट इस अराजकता के बीच बाकी सैनिक लैंडन के साथ फिर से इकट्ठा होने के लिए जल्दी से आगे बढ़े, और 13 मिनट बाद लैंडन और उनकी टीम ने दूसरे गेट के साथ भी यही काम किया, जो एस्टेट के सामने के आंगन वाले हिस्से को दूसरे आंगन से जोड़ रहा था। डॉट संक्षेप में, एस्टेट लगभग अटैक ऑन टाइटन्स में शहर के लेआउट के समान था, जहां आंतरिक आंगन या शहरों में जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था, और वह मुख्य द्वारों के माध्यम से था। इस तरह भले ही दुश्मन आए, शूरवीर उन्हें आंगनों के भीतर फंसा सकते थे और उन पर कई तीर बरसा सकते थे। डॉट बूम बूम बूम। जल्द ही दूसरा गेट नष्ट हो गया। पहले एस्टेट के भीतर 2671 दुश्मन शूरवीर फंस गए। आपको पता होना चाहिए कि इस एस्टेट में हर रात 5410 लोग ड्यूटी पर रहते थे। दुश्मन के आधे से ज्यादा लोग रास्ते से हट चुके थे। लैंडन और उनकी टीम ने चुपके से राहत की सांस ली। डॉट अब वे सभी दुश्मन की तरह कपड़े पहने हुए थे, इसलिए जब वे दूसरे आंगन में कदम रखते थे तो वे भ्रमित और हैरान भी होते थे। क्या हुआ? / उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। / उद्धरण चिन्ह। खांसी। हम बैकअप के तौर पर वहां जा रहे थे, तभी अचानक दीवार गिर गई। उनमें से कुछ ने जवाब दिया। डॉट जहां तक महिला सैनिकों की बात है, तो उन्होंने अपने चेहरे पर मिट्टी और राख मल ली थी ताकि वे अपनी शक्ल छिपा सकें। आखिरकार महिलाओं को अभी भी अर्काडिना की सेना में जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने अपनी आवाज को यथासंभव मर्दाना बनाने की कोशिश की और पुरुषों की तरह चलने की भी कोशिश की, सिवाय इसके कि वे इस मामले में मुलान से बहुत बेहतर थीं। मुलान, ये सब मुशु की गलती थी। डॉट दूसरा गेट, साथ ही वहां मौजूद सहायक संरचनाएं लैंडन और उसकी टीम द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थीं। तो अब किसी के पास पहले प्रांगण में फंसे सैनिकों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि वे उन 3 मंजिला ऊंची चट्टानों के ढेर पर चढ़ जाएं, जो पहाड़ों की तरह थीं, और इसमें कुछ समय लग सकता था। डॉट किसी को ये पता होना चाहिए कि चून की चट्टानें अभी अभी गिरी थीं, इसलिए कोई भी अचानक हरकत चट्टानों को हिला सकती थी, लुढ़क सकती थी या विस्थापित कर सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप चट्टानों का हिमस्खलन हो सकता था। दूसरे प्रांगण में मौजूद शूरवीरों ने असहाय होकर अपने सामने बड़े ढेर को देखा। अरे आखिर वह कौन था जिसने हम पर हमला किया? डॉट अचानक हुई उलझन के बीच लैंडन और उसका गिरोह फिर से खिसक गया। नक्शे से इस प्रांगण में एक विशाल तहखाना था, जो 2 मंजिल गहरा था। उन क्षेत्रों का उपयोग मुख्यतः दासों के निवास के लिए किया जाता था, क्योंकि दासों को केवल प्रशिक्षण के दौरान सतह पर आने की अनुमति थी और कुछ नहीं। डॉट वे भूमिगत दास निवास की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार की ओर भागे और दूसरों के आने का इंतजार किया। मुख्यतः वे उन अन्य टीमों के कुछ लोगों का इंतजार कर रहे थे। डॉट सामने के प्रवेश द्वार के अलावा एस्टेट में 2 अन्य गुप्त प्रवेश द्वार भी थे, जो सभी शहर के भीतर बहुत दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित थे। इस मिशन के लिए उन्होंने प्रवेश निकास बी का उपयोग करके भागने का विकल्प चुना था। डॉट इसलिए निकास बी पर मौजूद लोगों को वहां रहना था और सभी दुश्मन गार्डों को मारना था, जबकि निकास सी पर मौजूद लोगों को शिविर में घुसना था और निकास को नष्ट करके समाप्त करना था। जहां तक प्रवेश निकास ए पर खुद की बात है,
उसने निकास को नष्ट कर दिया था और अपनी टीम के साथ यहां तक पहुंच गया था। लैंडन उन लोगों का इंतजार कर रहा था जिन्हें निकास सी से होकर जाना था, और जल्द ही उसने उन्हें देख लिया। वे मिलन स्थल की ओर बढ़ रहे थे, जो योजना और इमारत के लेआउट के अनुसार ठीक वही स्थान था जहां लैंडन वर्तमान में था। जब वे मिले तो सभी ने डरे हुए होने का नाटक किया, जबकि रणनीतिक रूप से उलझन में गोल गोल घूमते रहे। वे अव्यवस्था में आगे पीछे भागते रहे, जैसे कि उन्हें समझ में ना आ रहा हो कि आगे क्या करना है। उनके आसपास हर कोई भाग रहा था, इसलिए स्थिर खड़े रहना बहुत संदिग्ध लग रहा था। जिन्होंने ये देखा उन्हें लगा कि ये लोग बहुत उलझन में हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन पूरी अव्यवस्था के केंद्र में दो नेता भी घबराहट में एक दूसरे के बगल में घूम रहे थे। कोई समस्या? उद्धरण चिन्ह। कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा। उद्धरण चिन्ह _ भ्रमित व्यक्तियों का समूह फैलकर कई दिशाओं में भागने लगा, लेकिन अगर कोई और ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि इन सभी व्यक्तियों ने एक निश्चित दूरी के बाद कई बार यू-टर्न लिया। जल्द ही वे सभी एक दिशा की ओर दौड़ पड़े। पूरे गिरोह के यहाँ होने के बाद आखिरकार आज रात के ऑपरेशन के दूसरे चरण पर जाने का समय आ गया था। सैनिकों के सामने एक चौड़ी सीढ़ी थी जो निचले बेसमेंट स्तर तक जाती थी। दोनों टीमें जल्दी से नीचे उतरी और अंततः अलग हो गईं। निकास सी से टीम दूसरी बेसमेंट मंजिल पर रुकी जो कि जमीन के ठीक नीचे थी, और लैंडन और उसका दस्ता पहली बेसमेंट मंजिल की ओर बढ़ गया। बेशक दोनों टीमों के कुछ लोग निगरानी रखने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर रुके थे, साथ ही वहां मौजूद लोगों के लिए और अधिक विकर्षण पैदा करने के लिए। अब लड़ाई का समय था। अब कोई निर्णायकता नहीं। सिस्टम की विस्तृत जानकारी के लिए धन्यवाद। उन्हें पता था कि प्रत्येक बेसमेंट स्तर पर वर्तमान में कितने लोग पहरा दे रहे हैं, और अब तक ये संख्या कुछ ऐसी थी जिसे वे आसानी से संभाल सकते थे। इसलिए वे बस अपनी बंदूकें निकाल सकते थे और उनसे जल्दी से निपट सकते थे। क्लोविस और उनकी टीम तेजी से दालान के साथ आगे बढ़ी जब तक कि उन्हें कई आवाजें सुनाई नहीं दी। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि दुश्मन सफल हो गया है? उद्धरण चिन्ह। कोई संभावना नहीं। मेरा अनुमान है कि वे अभी भी द्वार के बाहर हैं। उद्धरण चिन्ह _ 12 पहरेदार इस समय कालकोठरी जैसे गुलाम निवास के सामने बैठे थे। वे एक विशाल डेस्क के चारों ओर बैठे थे और सार संक्षेप में बोलते रहे, यहां तक कि जब उन्होंने क्लोविस की टीम को अपने पास आते देखा। ऊपर से लोग, बताओ, क्या हमने उन कमीनों को अभी तक कुचल दिया है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वहां क्या हो रहा है? शूरवीरों ने अपने साथियों पर कई सवालों की बौछार जारी रखी, क्योंकि वे जमीनी स्तर से ऊपर की स्थिति जानना चाहते थे। लेकिन उनके किसी भी सवाल का जवाब मिलने से पहले ही उनके तथाकथित साथियों ने अपने कपड़ों के नीचे से एक काली छड़ी निकाली और उसे उनकी ओर तान दिया। पुई 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 पुई। कई गोलियां चलाई गईं, और जल्द ही गार्डों को लगा कि सब कुछ काला हो गया है, क्योंकि वे जल्दी ही बेहोश हो गए। उनके गले में जकड़न महसूस हुई क्योंकि वे मुश्किल से ही किसी चीज में सांस ले पा रहे थे। बम। उद्धरण चिन्ह। कहने की जरूरत नहीं है, अगले 5 सेकंड के भीतर वे सभी मर चुके थे। योजना का पालन करें। प्राइवेट इविंग अपने समूह का नेतृत्व करके बाईं ओर के बंदियों को मुक्त करें, जबकि प्राइवेट टैंग और उनकी टीम दाईं ओर ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, बाहर निकलो। सभी ने सिर हिलाया और अपने निर्धारित कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ गए। क्लोविस के लिए, वह अभी भी दालान में सभी पहरेदारों की देखभाल करने का प्रभारी था, इसलिए उसे अभी भी बहुत दूर जाना था। प्राइवेट इविंग और उनकी टीम आगे की ओर भागी जब तक कि वे बंदियों की पहली पंक्तियों तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही बंदियों ने उन्हें देखा, उनमें से कुछ ने डर के मारे दूसरी ओर देखा, दूसरों ने घृणा से उन पर व्यंग्य किया, जबकि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बेशक अभी भी कुछ लोग थे जो पहले की सारी हलचल के बाद भी सो रहे थे। प्राइवेट इविंग, प्राइवेट टैंग और उनकी टीमें जेल जैसी सलाखों के करीब आईं और बंदियों को मुक्त करने से पहले उनसे बात की। हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, हम आप सभी को बचाने के लिए यहाँ हैं। जब बंदियों ने ये सुना तो उनके कान तुरंत थोड़े खड़े हो गए और उनके माथे थोड़े सिकुड़ गए। क्या उन्हें वाकई इन लोगों पर भरोसा करना चाहिए? वे उन संतों से अलग क्यों थे जो अपने परिवारों के सामने खुद को परेड करते थे और उन्हें गुलामी में धकेल देते थे? उन्होंने पहले भागने का फैसला किया, फिर सब कुछ सोच लिया। सैनिकों को पता था कि उनके पास उनसे पूछने के लिए ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं था। वे समय के खिलाफ काम कर रहे थे और हर सेकंड इस मिशन की सफलता की ओर गिना जा रहा था। अगर तुम्हें अपनी आज़ादी चाहिए तो हमारे साथ रहो और हम सब यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सैनिकों ने कुछ देर बात की, उन्होंने जल्दी से उस बड़े लोहे के बार को हटा दिया जो हरसेल के सामने रखा गया था। लोहे का बार हास्यास्पद रूप से भारी था और इसे उठाने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत थी। बम बम। कई लोहे की सलाखें हटा दी गई थीं, कुछ गुलामों को मुक्त कर दिया गया था। कई बंदियों के दिल खुशी से कांप रहे थे,
क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मुक्ति निकट है। आज़ादी, वह शब्द जो उनके लिए कुछ दूर था, अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह उनकी पहुंच के भीतर है। वे जल्दी से सैनिकों के साथ अन्य बंदियों को मुक्त करने में शामिल हो गए, क्योंकि वे बाईं और दाईं ओर जेल जैसी कोठरियों पर और लोहे की सलाखें लगा रहे थे, जबकि प्राइवेट टैंग और प्राइवेट इविंग ने गुलामों को मुक्त करने में अपना कर्तव्य निभाया। दूसरी ओर क्लोविस ने पहले से ही गार्डों की देखभाल जारी रखी। तुम वहां रुको, तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह अंडरस्कोर। क्लोविस के सामने 30 चौड़े कंधों वाले शूरवीर खड़े थे जो सतर्कता से अपनी सीटों से उठे थे। अब तक मिले अन्य गार्डों से अलग, ये लोग युद्ध में अनुभवी लग रहे थे। गार्डों ने अपनी तलवारों की म्यान पकड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसे समय में सामान्य गार्डों का यहाँ होना बहुत संदिग्ध था। हमला उद्धरण चिन्ह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सभी 30 गार्ड जल्दी से क्लोविस की टीम की और भागे, उनके लिए जो कोई भी ऐसे स्पष्ट प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकता। निश्चित रूप से दुश्मन था, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से कम करके आंका था। पुई 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 कई गोलियां आगे के सभी गार्डों की ओर उड़ती हुई भेजी गईं। गोली लगने वाले लोग दर्द से चिल्ला उठे, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर से चीर रही है। जिन लोगों को गोली नहीं लगी थी, वे इतने सदमे में थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे हमला करना चाहिए या नहीं। धातु की छड़ी से उनके साथी कैसे मर सकते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। दुश्मन तो वहां खड़ा था और 1 इंच भी नहीं हिला था, तो फिर वे कैसे मर गए? संधि का नेता इस समय अपने एक साथी के शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसके दाहिने हाथ में गोली लगी थी, और इस समय तो तलवार चलाना भी उसके लिए वरदान होगा। उसे नहीं पता था कि उसकी हड्डी टूटी है या नहीं, लेकिन जब वह पहले अपने दुश्मनों के पास गया था तो उसने अपने अंदर कुछ चटकने की आवाज सुनी थी। और तब से वह अपनी बाह भी ठीक से नहीं घुमा पा रहा था, तलवार घुमाना तो दूर की बात है। अभी तो वह भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन दुख की बात है कि इन राक्षसों ने एकमात्र निकास मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया था। 30 में से सिर्फ 6 दुश्मन बचे थे। क्लोविस और उनकी 11 सदस्यीय टीम ने घायल लोगों के पास जाकर तुरंत हमला किया। पहले वे स्पष्ट शॉट नहीं मार पाते थे, क्योंकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। साथ ही कुछ लोग हमेशा दूसरों के पीछे छिपे रहते थे, इसलिए वे सिर्फ अपने हथियार वगैरह ही चला सकते थे। लेकिन अब जब इतने सारे दुश्मन गिर गए हैं, तो उनके लिए इसे खत्म करने का समय आ गया था। चैप्टर 289। बॉस, अब हम क्या करें? एक अन्य घायल शूरवीर ने पूछा, जो अपने मृत साथी के शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, जबकि वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था। मूर्ख, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं भी उलझन में हूँ? उद्धरण चिन्ह सॉरी बॉस अंडरस्कोर। जब उन्होंने क्लोविस और उसके आदमियों को जल्दी से उनके पास आते देखा, तो उनके हाथ अनजाने में ही उनकी तलवारों पर कस गए। दीन इन शूरवीरों के लिए वे आ रहे पदचिन्ह पिंजरे में बंद राक्षस की आवाज की तरह थे जो आजाद होने की कोशिश कर रहा था। उनके नेता के लिए भले ही वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने बिना लड़े हार मानने से इनकार कर दिया। अधिक विशेष रूप से वह समय रोकना चाहता था और अपने भागने का अवसर बनाना चाहता था। रुको, वह चिल्लाया। क्लोविस ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपनी टीम को रुकने के लिए हाथ उठाए। कदमों की आहट सुनकर नेता और उसके आदमी मन ही मन खुश हो रहे थे। तुम सब पैसे के लिए ये कर रहे हो, है ना? क्या होगा अगर हम तुम्हें 2 गुना भुगतान करें? नहीं, इसे मिटा दो, हम तुम्हें 3 गुना भुगतान करेंगे। अगर तुम हमें जाने दोगे तो मैं तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो देने का वादा करता हूँ। पैसा, औरतें, किले और कुछ भी जो तुम सब चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। जब क्लोविन और सैनिक सुन रहे थे तो वे इसे मजाकिया मानने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर इन लोगों के पास ये सब चीजें थीं, तो वे अपने तथाकथित किलों का प्रबंधन क्यों नहीं कर रहे थे? जहां तक पैसे की बात है, कृपया, उनकी नज़र में वे पहले से ही अमीर और संपन्न थे, आर्केडिनियन की बड़ी आबादी की तुलना में। हाँ, हम आपको जो भी चाहिए वो दे सकते हैं। महिलाएं, नौकर या यहाँ तक कि गुलाम, सब कुछ आपका होगा। अंडरस्कोर। नेता ने क्लोविस की ओर देखा और मुस्कुराया, जैसे कि वह पहले ही जीत चुका हो। देखो, हम ये काम कर सकते हैं। तो तुम क्या कहते हो? नेता ने समूह की ओर एक आकर्षक मुस्कान बिखेरते हुए कहा। ऐसे प्रलोभनों का कौन विरोध कर सकता है? क्लोविस ने भी मुस्कुराया और तेजी से अपनी बंदूक उन लोगों की ओर तान दी। क्षमा करें, लेकिन हमें आपका प्रस्ताव अस्वीकार करना होगा। उद्धरण चिन्ह पुई मादरचौद उद्धरण चिन्ह। नेता के वाक्य को बोलने से पहले ही गोली ने उसकी खोपड़ी को चीर दिया था। उसके साथ साथ उसके सभी अन्य साथियों की खोपड़ी में भी गोली लगी थी। और अब कथित रूप से अमीर गार्ड सभी अपने चेहरे पर भयावह भाव के साथ मर चुके थे। ठीक है, ये इस तहखाने के स्तर के भीतर अंतिम गार्ड थे। उनके मर जाने के बाद मुझे आप सभी की जरूरत है कि आप बाकी लोगों को जल्दी से जल्दी बंदियों को छुड़ाने में मदद करें।
हाँ सर, \_ चिन्ह अंडरस्कोर। समय बीतता गया और उसके कुछ ही समय बाद वे जल्दी से लैंडन के साथ फिर से इकट्ठा हुए और सभी को वापस ग्राउंड लेवल पर ले गए। उन्होंने बंदियों को छुड़ाने और गार्डों को मारने में ही 45 मिनट का समय लगा दिया था। लैंडन और 4 अन्य लोग शांति से बाहर निकल गए और स्थिति का निरीक्षण किया। निश्चित रूप से सब कुछ अभी भी अव्यवस्थित था, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर रहने वाले सैनिक यहाँ वहाँ 1 या 2 ग्रेनेड फेंककर अराजकता पैदा करते रहे। बेशक उन्होंने हर 5 मिनट के बाद सिर्फ 1 ग्रेनेड फेंका था, क्योंकि उन्हें बस सभी को ये सोचना था कि दुश्मन अभी भी आसपास है। साथ ही लैंडन नहीं चाहता था कि उनके ग्रेनेड खत्म हो जाएं। इसलिए ग्राउंड लेवल पर मौजूद 20 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को ग्रेनेड फेंकने थे। ग्रेनेड दुश्मन पहले ही आंगन के लोगों में घुसपैठ कर चुका है, इसलिए सावधान रहें। वे शायद पत्थरों के इन ढेरों को तोड़कर हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडिंग नाइट्स में से एक चिल्लाया, जो उस समय चट्टानों के मलबे के सामने खड़ा था। अचानक फिर से कई बहरा करने वाली आवाजें सुनी, और इस बार वे पिछले 45 मिनट में जितनी भयंकर थीं उससे कहीं ज्यादा भयंकर थीं। बूम बूम बूम, आहा मेरा पैर, \_ अंडरस्कोर। सभी 20 सैनिक जो जमीनी स्तर पर थे, शूरवीरों की भीड़ पर कई ग्रेनेड फेंक चुके थे। धुआं हवा में भर गया था और जमीन भी ऊपर उठ गई थी। अब लैंडन चिल्लाया और तुरंत हर कोई पागलों की तरह भाग गया, और जैसे जैसे वे भागते गए वे दूसरे सैनिक कई तरह के मोड़ बनाते रहे, जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि हर कोई दूसरे आंगन से निकल चुका है। फिर वे तीसरे आंगन की ओर भागे और कई ग्रेनेड फेंके सुरंग जैसा गेट। धमाका। अब जबकि अधिकांश गार्ड पहले और दूसरे प्रांगण में फंस गए थे, तीसरे प्रांगण में केवल मुट्ठी भर ही बचे थे, इसलिए सैनिकों ने अपनी बंदूकें निकाली और अपना रास्ता बनाते हुए गोलियां चलाईं। पुई 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 पुई। वे जहां भी गए वहां से पीड़ा की चीखें सुनी जा सकती थीं, और जल्द ही उन्हें भूमिगत सुरंग निकास भी मिल गई। वे भाग निकले, पूरे भूमिगत निकास को नष्ट कर दिया और रात में भाग गए। सुबह 5:16 बजे वे बेरी और अन्य लोगों से मिले जिन्होंने भूमिगत सेक्स कैंप से महिलाओं को बचाया था और शहर छोड़ दिया। वे वैगनों के लिए ड्राइविंग शिफ्ट बदलते हुए 1.5 सप्ताह तक बिना रुके यात्रा करते रहे, और इतने लंबे समय तक यात्रा करने के बाद वे आखिरकार तटीय शहर में पहुंच गए। लैंडन ने और जहाज खरीदे, लेकिन दोनों शिविरों के गुलाम एक दूसरे से पहली बार मिले। कुछ लोगों को समूह में अपनी बहनें, भाई और यहाँ तक कि मंगेतर भी मिल गए। लेकिन निश्चित रूप से उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि हर कोई अपने परिवार के सदस्यों को देखने के लिए भाग्यशाली नहीं था। इसलिए पुरुषों ने वादा किया था कि बेमार्ट के रास्ते में वे सभी का नाम दर्ज करेंगे और कई सामान्य सूचियों और समाचार पत्रों में भी एक सूची पोस्ट करेंगे। इस तरह से भले ही उन्हें अब अपने परिवार न मिलें, फिर भी उन्हें ये जानकर उम्मीद होगी कि वे वास्तव में उनके साथ बेमार्ट गए थे। खुशी के आंसू और खुशी की चीखें जहाजों के सभी कोनों से सुनी जा सकती थीं, क्योंकि वे खुले पानी में चले गए थे। लैंडन ने अपने सामने के दृश्य को देखकर मुस्कुराया। मिशन पूरा हुआ। व्हाइटवुड सिटी, अर्काडिना। एली ने उलझन में अपनी उंगलियों से अपनी मेज थपथपाए। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? वे पहले से ही सितंबर के महीने में थे और बेमार्ट में उनके आदमियों से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। कुछ ठीक नहीं था। 1000 से ज्यादा की सेना 300 के हाथों कैसे मर सकती थी? खैर, वह व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता था कि उसके इस कमीने भाई में उसके आदमियों को नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति होगी, लेकिन फिर भी उसे तुरंत सब कुछ जांचने की जरूरत थी। एली को यकीन था कि उसके आदमी रिवरडेल शहर पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्होंने उसे एक पत्र भेजा था जो अगस्त की शुरुआत में आया था, जिसमें कहा गया था कि वे रिवरडेल शहर में हैं, लेकिन अनुवर्ती पत्र कभी नहीं आया। क्या कोई छाया से उसके उस कमीने भाई की मदद कर रहा था? क्या उसके आदमी किसी और के हमले का शिकार हुए, या फिर उसका भाई अचानक इतना समझदार हो गया कि उसने उसके खिलाफ रणनीति बनाना सीख लिया? इस मामले में कुछ गड़बड़ थी। एली को एक बात का यकीन था, ऐसा लग रहा था कि उसका ये भाई बहुत सारे राज छुपाए हुए है। मेरे प्यारे छोटे भाई, ऐसा लगता है कि मुझे इन दिनों में से किसी एक दिन व्यक्तिगत रूप से तुमसे मिलना होगा, जैसे तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। प्रेसिडेंट सिटी, अर्काडिना। एक विशाल हॉल के भीतर से एक क्रोधित दहाड़ सुनी जा सकती थी। ये सच है मेरे प्रभु, ये सच है, \_ मेरे प्रभु, कृपया हम पर विश्वास करें, \_ कई लोगों को उन्मत्त होकर चिल्लाते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि वे आसपास के गार्डों का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्हें खींचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कमरे के अंदर मौजूद लोगों ने उन लोगों को दया से देखा। वे इतने कम समय में स्वर्ग से नरक में गिर गए थे। ये लोग पहले बहुत सम्मानित थे और उनके पास एक निश्चित मात्रा में शक्ति थी, लेकिन बेमार जाने के बाद ऐसा लगा कि वे पागल हो गए हैं। हाँ, वे लोग वही थे जो कुछ समय पहले बेमार में बिजली के झटके से मारे गए थे। पहरेदारों ने उन्हें घसीटा, खींचा और कई बार मारा भी, इससे पहले कि वे उन्हें सफलतापूर्वक कमरे से बाहर खींच पाते।
दरवाजों को इस तरह पकड़े रहे मानो उनकी जान उसी पर निर्भर हो। उन्होंने अपनी कहानी सुनाने की पूरी कोशिश की, जबकि उन परेशान करने वाले पहरेदारों को लात मार रहे थे जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरे प्रभु, हम सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। / उद्धरण चिन्ह, कृपया हम पर विश्वास करें मेरे प्रभु। / उद्धरण चिन्ह। सिटी लॉर्ड सैंडर्स ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और उन लोगों को तुरंत अपनी नजरों से दूर ले जाने का इशारा किया। उन पर विश्वास करें। केवल एक बच्चा ही उस हास्यास्पद कहानी पर विश्वास करेगा। अगर यह सच होता तो उसने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। रिवरडेल शहर के पास उसके कई आदमी थे, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई हथियार वास्तव में मौजूद था तो वे उसे सबसे पहले उसके पास पहुंचाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। सैंडर्स ने अपने सामने खड़े विदूषकों को घृणा से देखा। उनकी जादुई कहानी से कमरे में मौजूद हर किसी ने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि वे अपना मिशन पूरा करने के बजाय कहीं और चले गए हैं। यह अपराध अकेले ही उन्हें मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन ये सोचकर कि समूह में उच्च श्रेणी के शूरवीर थे, निंदा करने वालों ने उन्हें सजा के तौर पर 30 दिनों तक यातना देने का विकल्प चुना। अगली बार जब वे फिर से उसके सामने झूठ बोलेंगे तो वह निश्चित रूप से उन्हें मार डालेगा। बम / उद्धरण चिन्ह। दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया गया था और उन पागल लोगों को कालकोठरी में ले जाया गया था। शांति। हॉल में शांति छा गई और समय बहुत धीमा हो गया। आप सब उनकी कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं? / उद्धरण चिन्ह। मेरे प्रभु, मुझे लगता है कि यह बेतुका है। / उद्धरण चिन्ह। अविश्वसनीय मेरे प्रभु, हमने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी है। पूरी बात बेतुकी है। / उद्धरण चिन्ह _ सैंडर्स के सामने उनके 5 सबसे भरोसेमंद शूरवीर खड़े थे। मेरे प्रभु, मुझे लगता है कि उन्हें ये बातें कहने के लिए मजबूर किया गया था, और अगर ऐसा है तो बैरन रॉजर्स ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। / उद्धरण चिन्ह। बाकी सभी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि अगर यह सच भी होता तो बैरन रॉजर्स उनके आदमियों को इस तरह धोखा देने के लिए क्या दे सकते थे। सैंडर्स गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें याद आया कि बैरोनेस सिंथिया ने कुछ समय पहले निजी तौर पर उनसे क्या कहा था। सभी को लगा कि बेमार्ट के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसने जो कहा था उससे पता चला कि उस जगह पर कई मूल्यवान चट्टानें और अयस्क थे जो किसी को भी बहुत अमीर बना सकते थे। क्या उसके आदमियों को ये सब देखकर लालच आ गया था या फिर कुछ और था? मेरे प्रभु, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि वे स्वेच्छा से हमें धोखा देंगे। मुझे लगता है कि यह किसी शक्तिशाली औषधि निर्माता का काम हो सकता है। शूरवीरों में से एक ने कहा। पूरे पाइनो महाद्वीप में केवल 4 प्रसिद्ध औषधि विक्रेता जानते थे कि पागल करने वाली औषधि कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले वे किसी के सिर पर कई सुइयां डालते थे और पीड़ित को किसी तरह की औषधि पीने के लिए मजबूर करते थे। ऐसे औषधि विक्रेता आमतौर पर डाक औषधि विक्रेता के रूप में जाने जाते थे और स्वाभाविक रूप से वर्जित औषधि विक्रेता के रूप में देखे जाते थे। लेकिन इसके बावजूद उच्च जन्म के पुरुषों द्वारा उनका अत्यधिक महत्व था। ऐसे औषधालय किराए पर लेने में बहुत खर्च आएगा, लेकिन चूंकि उन्होंने मान लिया था कि बैरन रॉजर्स बेमार्ट में हैं और उनके पास खनिज अयस्कों तक पहुंच है, तो निस्संदेह उनके पास ऐसे औषधालय चलाने के साधन होंगे। ये सच हो सकता है, लेकिन मेरे प्रभु, क्या होगा अगर उन्होंने वास्तव में वही देखा जो उन्होंने अभी वर्णित किया है? एक अन्य शूरवीर ने पूछा। तो हमें उन हथियारों को प्राप्त करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे उनकी कहानियां विश्वसनीय हो या नहीं। मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिन पर मैं भरोसा कर सकूं, जो व्यक्तिगत रूप से वहां जाएं और खुद ही चीजों की पुष्टि करें। इस यात्रा के लिए मैं केवल 2 लोगों को जाने की अनुमति दूंगा। बेनोलियो, हर्बर्ट, आप दोनों 4 दिनों में चले जाएंगे। / उद्धरण चिन्ह। हाँ मेरे प्रभु। / उद्धरण चिन्ह। अब उन मूर्खों ने जो कहा उसके आधार पर उस जगह पर हर चीज के लिए कुछ नियम होंगे, इसलिए उनके नियमों का पालन करें और वैसा ही करें। आपको वहां अधिकतम 5 दिन रहना है। वहां रहते हुए पता लगाएं कि उनके पास कितने शूरवीर हैं। साथ ही बैरन रॉजर्स कहाँ है? मुझे आप सभी से ये भी पता लगाने की जरूरत है कि उसका समर्थन कौन कर रहा है, साथ ही बेमार्ट और कौन से रहस्य छिपा रहा है। / उद्धरण चिन्ह। हाँ मेरे प्रभु। दोनों पुरुषों ने अपने स्वामी के सामने सम्मानपूर्वक घुटने टेकते हुए एक स्वर में उत्तर दिया। सैंडर्स ने सिर हिलाया और अपने अन्य विश्वसनीय शूरवीरों की ओर मुड़ा। जहां तक आप तीनों का सवाल है, मुझे आप सभी से युद्ध के लिए 2500 लोगों को तैयार करने की जरूरत है, बस अगर हमें बेमार्ट पर खुद कब्जा करना पड़े। / उद्धरण चिन्ह। हाँ मेरे प्रभु। / उद्धरण चिन्ह _ अपने आदमियों के साथ अपनी योजनाएं पूरी करने के बाद उसने तुरंत खुद को लपेट लिया और अपनी नई मालकिन बैरोनेस सिंथिया से मिलने निकल पड़ा। प्रिय, उन्हें सजा देने में तुमने सही किया। यहाँ तक कि जब मैं अपने उस निकम्मे पूर्व पति के साथ बेमार्ट में थी, तब भी हमने ऐसा हथियार पहले कभी नहीं सुना या देखा था। तो ये सच कैसे हो सकता है? सिंथिया ने सैंडर्स के कंधों की मालिश करते हुए कहा। अगर ऐसी कोई चीज सच में मौजूद होती तो उसके पूर्व पति की ताकत दूसरों की तुलना में कमजोर क्यों होती? सैंडर्स की बात सुनकर उसे लगा कि उसने जो कुछ भी कहा था वह एक मजाक था।
प्रिय, ये सब भूल जाओ। हमें जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए वह है उस मैल को मारना और उन खनिज अयस्कों को अपने पास रखना। सिंथिया ने सैंडर्स की गर्दन के पिछले हिस्से को धीरे से चूमते हुए कहा। बेशक उसे अयस्क चाहिए थे। कौन नहीं चाहेगा। जब से उसे उनके बारे में पता चला था तब से वह उन सभी खनिज अयस्कों को अपने पास रखने के बारे में कल्पना करने लगा था। और अगर शहर में वाकई वे जादुई हथियार थे तो उसे उन पर भी अपना हाथ रखना था। जितना ज्यादा वह चीजों के बारे में सोचता उतना ही ज्यादा वह बेमार्ट को अपने कब्जे में लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होता। वह अपने हाथों में अपनी छोटी सी मोहक महिला को लिए हुए बड़े से बिस्तर पर आराम कर रहा था और जल्द ही मिलने वाली सारी दौलत के बारे में सपने देख रहा था। उसके सपने कभी इतने मीठे नहीं थे।